रोग निदान और चिकित्सा के 82 लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कर्ण रोग के बारे में। कर्ण रोग, ईयर डिसऑर्डर्स थ्रू आयुर्वेदिक एप्लीकेशंस। आयुर्वेदिक एप्लीकेशंस के द्वारा, आयुर्वेदिक एग्जामिनेशन के द्वारा कर्ण रोग को बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसके पहले तो जनरल प्रैक्टिस में हमारे पास जो केसेस आते हैं कर्ण रोग के, तो उसमें हम मोस्टली क्या देखते हैं, किस प्रकार के केसेस हम देखते हैं, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में थोड़ा एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, थोड़ी हियरिंग फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे और एक्चुअली कर्ण रोगों के बारे में अगर बात करेंगे तो ये नॉमिनल उसका एक इमेज है, पिक्चर है, जिसमें एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर, ये 3 पार्ट है। ठीक है। एक्सटर्नल ईयर मतलब बाहर का जो पार्ट है, जो ईयर पिन्ना है, ये ईयर पिन्ना थ्रू जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल तक हम एक्सटर्नल ईयर तक को देख सकते हैं और बोल सकते हैं। जनरल एग्जामिनेशन के टाइम में आपके पास अच्छा लाइट होना ज़रूरी है। मोस्टली फोरहेड का जो लाइट होता है, जो हम जनरल प्रैक्टिस में उत्तर बस्ती में या ईयर के एग्जामिनेशन में फ्रंटल में जो कैमरा क्या लाइट जो होती है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अच्छी तरह से आपका फोकस रहता है। और दूसरे भी कई इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस होते हैं जिसमें लाइट्स के जरिए होते हैं, लेकिन वो ईएनटी का जो अपना प्रैक्टिस जिनका है, मतलब स्पेशली ईयर का ही जो प्रैक्टिस करते हैं, उनमें वो पाया जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक जनरल प्रैक्टिस करने वाले जो वैद्य हैं कि वो जिनके पास कभी कान का कोई पेशेंट अगर आता है तो मोस्टली आयुर्वेद में जो पेशेंट जब आता है तो क्या लगता है आपको, मतलब कौन से पेशेंट आयुर्वेद के पास में कर्ण के जो पेशेंट है, कौन से पेशेंट आपको लगता है कि वो शुरुआत में आते होंगे? क्या लगता है गीतू जी, बताइए जरा। कर्णनाद और पूतिकरण, कर्णनाथ, बहुत अच्छा। टिनाइटस, हाँ, कर्णनाथ, कर्णश्वेड, बहुत अच्छा, बरोबर। कर्णश। ये पेशेंट क्योंकि इसके इनके बारे में उनके मतलब उनको कहा जवाब नहीं मिलता, जवाब माने उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। कर्णनाथ के बारे में, टिनेटस के बारे में, कर्णश्वेड के बारे में। ठीक है। अभी कर्णनाद और श्वेड में क्या फर्क है, तो कर्णनाद में अलग अलग प्रकार की आपको आवाजें सुनाई देती है, तो वो माइट भी अनेक उसका कारण हो सकता है। आयुर्वेद में हर चीज़ को दोषों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है और मॉडर्न वालों ने हर चीज़ को वैस्कुलर, न्यूरल, लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अभी कर्णश्वेड के बारे में अगर हम बात करना जाएंगे तो एक ही आवाज़, सुई की जैसा या बांसुरी की जैसा एक आवाज़ कर्णश्वेड में दिखाई देता है। और क्या कहा आपने, कर्णस्त्राव, कर्णस्त्राव भी हमें जी सर। आता है। कर्णस्त्राव। मतलब कभी कभी कान में से पानी बह रहा है, या पुतिकर्ण भी उसको बोल सकते हैं कि पस सेपरेटिव सिक्रीशंस जो है वो कान से निकलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है वो क्या लगता है आपको, मतलब कौन से रहेंगे? कर्णशूल, कर्णशूल के जो पेशेंट है वो हमें ज़्यादा करके दिखाई देते हैं, बराबर कि नहीं?
तो अभी कर्णशूल में भी आयुर्वेद में अनेक प्रकार के वातज कर्णशूल, पित्तज कर्णशूल, कफज कर्णशूल, सन्निपातज कर्णशूल, ओके, अलग अलग प्रकार के शूल के बारे में उन्होंने कहा है। लेकिन एक और पेशेंट कर्ण के हिसाब से, लेकिन हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में थोड़ा लेट पता चल जाता है, अरे ये प्रॉब्लम तो कर्ण की वजह से है, मतलब कर्ण के डिसऑर्डर जैसे भ्रम होता है, चक्कर आता है, वर्टिगो होता है, ठीक है। तो मोस्टली आयुर्वेद के पास में वात व्याधि के पेशेंट ज़्यादा रहते हैं, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट जो होते हैं उनको चक्कर वगैरह आती है, तो हम सर्वाइकल स्पॉन्डिस के पेशेंट में ये ज़्यादा करके देखते हैं कि भाई उनको वर्टिगो होता है, चक्कर आती है, या कभी कभी अम्ल पित्त के पेशेंट होते हैं जिनके कारण पित्त इतना बढ़ जाता है कि शंख प्रदेश में उनको ये नाद सुनाई देता है, कानों में नाद सुनाई देता है, कर्णनाद, अम्ल पित्त में भी कर्णनाद सुनाई देता है। ड्राइनेस ऑफ ईयर, और उसकी वजह से जो गुथ है, गुथ माने जो मल है कर्ण का, वो कर्णगुथ जो होता है, कर्णमल जो होता है वो सूख जाता है, और जिसकी वजह से भी बाधिरियता बहुत बार दिखाई देती है। तो वो टेम्पररी बाधिरियता होती है बिकॉज ऑफ दैट कर्ण गुथ, जो कि मल है उसके कारण। तो कर्णशूल के बाद एक लास्ट में आने वाला है भ्रम, वर्टिगो, और उसके बाद हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो है बाधिर्य, कर्ण बाधिर्य। तो कर्ण बाधिर्य में भी कैसा होता है कि अभी मशीनरीज वगैरह सब अवेलेबल हो चुकी है, कि जिसकी वजह से वो कान की मशीन लगाने के बाद उनकी इंटेंसिटी, वॉल्यूम, कितने अमाउंट में वो वेव्स, हियरिंग वेव्स लेना चाहिए, उनकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी ऑडिबल होना चाहिए, ये सब एडजस्टेबल अभी होता है, जिससे अभी पेशेंट को अच्छी तरह सुनाई देता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो परमानेंट लॉस होता है, परमानेंट हियरिंग लॉस होता है, जिसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उससे भी पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये हियरिंग की फिजियोलॉजी कैसी है। आयुर्वेद में ज्ञान ग्रहण की जो पद्धति जो बताई है, आत्मा मनसा संयोजिते मन इंद्रिय न इंद्रिय कर्मेंद्रिय न ज्ञानम प्राप्तम, ऐसा कहा गया है। आत्मा का मन से, मन का इंद्रिय से, इंद्रिय का कर्मेंद्रिय से, कर्मेंद्रिय का विषय से संबंध होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आत्मज्ञान के जो बोध आयुर्वेद में बताए गए हैं, जो ये 16 आत्मग्रहण पद्धति बताए गए हैं, आत्मबोध पद्धति 16 बताए गए हैं, चरक ने 21 बताए गए हैं। तो ये एक्चुअली आत्मबोध ज्ञान, आत्मज्ञान पद्धति जो आयुर्वेद में जो बताई गई है, ये एक्चुअली यही प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ज्ञान ग्रहण। ज्ञान ग्रहण थ्रू आइज से हम आंखों से एक प्रतिमा को जो हम देखते हैं, उस प्रतिमा को ब्रेन के पास कैसे जाता है, ब्रेन से उसका रिस्पॉन्ड कैसा होता है, ये पूरा मेथड आत्मग्रहण, आत्मज्ञान ग्रहण पद्धति में बताया है। शब्द भेद है, सिर्फ शब्द भेद है, ठीक है। वो यहां पे भी मॉडर्न वालों ने भी सेम टू सेम डिट्टो डिट्टो वैसे के वैसे ही लिखा हुआ है। लेकिन ये आत्मज्ञान ग्रहण जो पद्धति जो आयुर्वेद में जो 4000 साल पहले जो बताई है, वो हर जगह पे, मतलब हर ज्ञानेंद्रिय से, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों से होने वाली जो ज्ञान ग्रहण पद्धति है, इसी प्रकार से है, ठीक है। अभी मैंने पहले भी कहा था, आत्मा का आत्मा माने सेरिब्रम, मन माने हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फोर्थ वेंट्रिकल, ये आया मन का पार्ट, लिम्बिक सिस्टम, ये है मन, जहां एनालाइजिंग होता है, ठीक है। ज्ञान ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, उसमें सेंसरी, मोटार्स, ये जो नर्व सिस्टम जो उन्होंने बताई है, ये प्राण और उदान के मार्फत होता है। प्राण का क्या है, प्राण क्या है, जो ऊपर गया वो नीचे आएगा ही, ठीक है। जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा, मतलब नीचे आने वाला कौन है, प्राण है। तो मस्तिष्क से आने वाली सारी नाभियां, सारी नाड़ियां, मस्तिष्क से शरीर के पास जाने वाली सभी नाड़ियां प्राणवायु के कार्यक्षेत्र में काम करती है, और टारगेट ऑर्गन से मस्तिष्क तक जाने वाली सारी नाड़ियां उदान वायु के कार्यक्षेत्र में काम करती है।
समझ में आ रहा है? टारगेट ऑर्गन, ये मैं ये ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैं ज्ञानेंद्रियों के बारे में, ज्ञान ग्रहण करने वाली जो जो नाड़ियां है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, प्राण और उदा। क्योंकि हर जगह पे आपको अग्नि का स्थान लगेगा, अग्नि ही लगेगा, क्योंकि अग्नि कहाँ है? जहां समान वायु है। फिर यहाँ पे फिर से वायु आ गया, क्योंकि वायु के सिवा कोई कार्य ही नहीं। ठीक है, अभी प्राण वायु का कार्य ये एक प्रकार के कैल्शियम और पोटेशियम चैनल के जैसा है। प्राण वायु का जो कार्य है ये कैल्शियम चैनल, पोटेशियम चैनल, ठीक है, इन चैनल जैसा है। मतलब कोई सिग्नल ऊपर से नीचे जाना मोटर के जैसा, तो उनका ज्ञान ग्रहण करने के लिए उनका कोडिंग फॉर्मेशन होना जरूरी है। जैसे कि कान के बारे में, ठीक है, कान में क्या है? अभी ये जो सामने आपको जो पिक्चर दिख रहा है, इनर आउटर ईयर से, एक्सटर्नल ईयर से, ये कान की पिना दी क्यों है? हा? बिना पिना के भी हम डायरेक्टली कान का जो डायरेक्टली अगर एक होल होता, उस होल में से आवाज तो चली जाती, लेकिन एक पर्टिकुलर इस प्रकार का पिन्ना बनाना जो इनवर्ड है, आउटवर्ड नहीं है, और सूक्ष्मतम आवाज हम सुन सकते हैं। जिनका बड़ा पिन्ना है वो इतनी सूक्ष्मतम आवाज सुन सकते हैं क्या? जैसे कि हाथी है, प्राणी है, जिनके बड़े बड़े कान हैं, वो इतनी सूक्ष्मतम आवाजें नहीं सुन सकते। लेकिन उससे भी जितना छोटा प्राणी है, उनकी जितनी छोटे कान है, जितना छोटा उनका पिना है, उनमें उतनी मात्रा में सुनने की जो क्षमता है वो उतनी ज्यादा हो जाती है। साथ ही उनको और भी अलग, मतलब हम ऑफ कोर्स कि भी हमें कान से अच्छी तरह सुनाई देता है, इसलिए ये बात अलग है। लेकिन अगर जब कभी किसी को कान से बहुत कम सुनाई देता है, तो ऐसी अवस्था में वो पूरा कंसंट्रेशन कान के पास लगा के रखता है कि भाई वो अच्छी तरह से वो बातों को सुने। तो एक्सटर्नल ईयर से इनवर्ड ये होना, कान का जो आवाज का जो वेवलेंथ है वो पिन्ना के ऊपर गिरना, पिन्ना से वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल में उसका ट्रैवल होना, और तो हर एक जगह पे आवाज एक बम्बार्ड होना, अटैक होना, और उसमें से वो मार्ग निकाल के अंदर की ओर जाना। इसमें हर जगह पे उसके वेव्स कम कम होते जाते हैं। जितनी ज्यादा मात्रा में होता है उतनी कम मात्रा में वो चला जाता है। तो इनर साइड में एक्सटर्नल ईयर से, अभी जहां पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, पानी नहीं है, जहां टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वहां मिडल ईयर का पार्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आगे की ओर जाते समय पूरे शरीर में सबसे छोटे जो बोन्स है या कार्टिलेजिनियस जो बोन है वो कान के अंदर है, जो इस वेवलेंथ को अच्छी तरह से ग्रैप्स करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस वेवलेंथ के वजह से उनका वाइब्रेशन भी उसी प्रकार होता है, अच्छी तरह उनका वाइब्रेशन होता है। तो कौन कौन से उसमें बोन देखे जाते हैं? मैलियस है, इनकस है और स्टेपिडियस है। ठीक है, हमने एनाटॉमी के टाइम में ये पढ़ा भी था कि भाई माइस हम कहते थे, MIS, ठीक है, मैलियस, इनकस और स्टेपिडियस। जो इस वेव्स को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए, ये जो आकृति में आपको दिखेगा कि भाई आगे की ओर उनका जो ओवल विंडो होता है, 2 विंडोज हैं। अब ये पार्ट आ गया इनर पार्ट में, ठीक है, लेकिन मिडल पार्ट में आपको
ये 3 बोन, ठीक है, और साथ ही साथ ऑडिटरी कैनल भी आएगा जो हम यूस्टाशियन ट्यूब में ज्वाइन होके गले के यहाँ पे वो ओपन होती है। तो इसकी वजह से, इस यूस्टाशियन ट्यूब की वजह से जो लैरेंजियल इन्फेक्शन होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कान का इन्फेक्शन होने के जो सिम्टम दिखाई देते हैं, ये बिकॉज ऑफ यूस्टाशियन ट्यूब की वजह से ही है। एक्चुअली यूस्टाशियन ट्यूब देने का कारण क्या है? वो ऑडिटरी कैनाल ओपन करने का कारण क्या है? अच्छा भला कान का अच्छा चल रहा था, उसमें एक ट्यूब यूस्टाशियन गले में ओपन कर दी। क्यों? एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, एक एयर मेंटेन करने के लिए, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इसकी बहुत सारी जरूरत थी, ठीक है। नहीं तो क्या होता था, कान में दर्द बहुत ज्यादा मात्रा में होता। उसका एक मेथड भी है, वल्सलवा टेस्टिंग मेथड बोलते हैं, कि जिसमें अपन क्या करते हैं, मुंह बंद करते हैं, नाक बंद करते हैं और एक प्रेशर देते हैं तो कान खुल जाता है, एक ओपनिंग हो जाता है। जैसे कभी हम स्विमिंग करने जाते हैं तो स्विमिंग करने के बाद में कान में पानी वगैरह जाने के बाद हम मुंह और नाक बंद करने के बाद एक हल्का सा प्रेशर देते हैं, तो प्रेशर देने से कान के जो यूस्टाशियन ट्यूब है वो गले में ओपन हो जाती है। अगर उसमें पानी अगर गया होगा तो, या उसकी बात है। तो बहुत बार अगर मिडल ईयर में अगर यूस्टाशियन ट्यूब में अगर कोई इंफेक्शन है तो ये ओपन नहीं होता है। आप वल्सलवा का मेथड भी अगर करके देखेंगे तो ये ओपन नहीं होता। तो ये ओपन नहीं हुआ तो वहां पे इंफेक्शन है, या वहां पे ये करने के टाइम कान में दर्द होगा। और भी मेथड है, मतलब पानी का सिप मुंह में रख के भी आप, पानी का सिप मुंह में रखना है, निगलना नहीं है उसको, या निगलने के टाइम में आप थोड़ा प्रेशर दो, ठीक है, ये भी है। उसके बाद में जॉ का भी कुछ मेथड है, हाँ, इस प्रकार से। तो जॉ को जब आप हिलाते हैं तो भी कान में भी आपको आवाज सुनाई देता है, और ये करने के टाइम में भी गले में भी एक आपको जो साउंड्स है वो क्लियर हो जाता है। तो ये जॉ की भी मेथड उसमें दिखाई जाती है, लेकिन मेनली ये वल्सलवा मेथड हम बहुत बार एग्जामिनेशन में करते हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मैलियस, इनकस, टेपिडियस ये जो है, और ऑडिटरी कैनल, ये है मिडल ईयर, बराबर। अभी पार्ट होता है इनर ईयर का। अभी इनर ईयर का जो पार्ट है, तो आप ये देख पाएंगे कि इनर ईयर में चलो इनर ईयर का पार्ट मैं आपको दिखाता हूं। ओके, 1 मिनट। या तो इनर ईयर में आपको क्या देखेगा, एक शंख है। शारंगधर संहिता में एक जगह पे विष्णु जी का जैसा एक स्थान है क्षीर सागर में, उसी प्रकार में शंख राउंडेड सर्कुलर मात्रा में, राउंडेड सर्कुलर मात्रा में कॉकलिया है, ठीक है, शंख जैसा, ठीक है। और वो शंख और उसके आगे निकलने वाले ऑक्टोपस जैसे 2 और 3 क्या कहते हैं उसको, कैनल्स, हाँ, उसे हम सेमी सर्कुलर कैनल्स को कहेंगे, ठीक है। अभी ये जो कैनल्स है, सेमी सर्कुलर कैनल्स, और एक बाजू में क्या है, कॉकलिया। तो ये कॉकलिया और ये सेमी सर्कुलर कैनल, इसमें शब्द की
ग्रहण करने की, एब्जॉर्प्शन की मेथड है। उसको कितनी इंटेंसिटी से कान में लाना और उस इंटेंसिटी से कान के शंख में उस वेव्स को, अब इस वेव्स का रूपांतरण कोडिंग में करके मस्तिष्क तक भेजने का काम ये कॉक्लिया में होता है। अब उसमें फ्लूइड्स है। देखो, पानी के अंदर अगर हवा गई या आवाज गया तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। पानी के अंदर जितना आवाज एयर में है उतना आवाज पानी के अंदर नहीं होता। तो उसमें एक जो फ्लूइड्स होते हैं, जैसे वेस्टिब्यूल्स कहेंगे क्या, ठीक है। तो ये कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल और बीच में क्या है, वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल का जो पार्ट है ना दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जहां पे पूरा आवाज का, ये आवाज जिस प्रकार से उस वेस्टिब्यूल के अंदर आएगा, उसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन को कुछ सिलिया है, हेयर फॉलिकल जैसे। ये सिलिया जिस जगह पे आके, मतलब जैसे आवाज आया, ये सिलिया का इस प्रकार से वाइब्रेशन होना, ये वाइब्रेशन जैसे होता है वैसे ही यहां पे वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व सप्लाई करती है। वेस्टिबुल ब्रांच आएगी वेस्टिबुल को, कॉक्लियर ब्रांच जाएगी कॉक्लिया को। इस यहां पे इस वेस्टिबुल के अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन, नीचे के बेसमेंट मेम्ब्रेन को एक सिलिया लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन अटैच कहां से है, वेस्टिबुल को है। इस वेस्टिबुल में आवाज आई है, वाइब्रेशन हुआ है। जैसे वाइब्रेशन होगा, ये सिलिया इस प्रकार से वाइब्रेट होगी, और ये जो ऊपर जो लेयर है, ये लेयर अटैच है सिलिया ऑफ कॉक्लिया एंड वेस्टिबुल्स नर्व एंडिंग है ना। जैसे हमने आंखों में एक प्रतिभा देखी थी, रेटिना में, वहां पे फोविया है, हा? उसके ऊपर जो प्रतिमा गिरी, ऑप्टिक डिस्क, फोविया माने ऑप्टिक डिस्क के ऊपर जो प्रतिमा गिरी, ये प्रतिमा ऑप्टिक नर्व कैरी करती है। वैसे ही ये वाइब्रेशन के वेस्टिबुल में जो सिलिया है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ये सिलिया आगे जाके ज्वाइन होती है। अभी यहां पे वेस्टिबुल में बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसमें है जो सिलिया है, फिर वो ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको टेक्टिकल या टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को ये वाइब्रेट होती है। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है, अभी इस वेस्टिबुल में भी कुछ फ्लूइड है, पानी है, जिसे इंडोलिम्फ बोलते हैं, हाँ? और इस वेस्टिबुल के बाहर जो पानी है उसे पेरिलिम्फ बोलती है, लिम्फेटिक सिस्टम जैसा पानी है। इसमें क्या है, इस पानी में क्या है, इस पानी में पोटेशियम है, इस पानी में सोडियम है, क्योंकि यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने वाला है। सुनाई देना, शब्द ग्रहण करना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ हियरिंग प्रोसेस। जैसे मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, आंखों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, इसलिए ज्ञान ग्रहण होता है। उसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये सिलिया जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करती है, तब पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, और ये सिलिया में से जो पोटेशियम चैनल है, वो पोटेशियम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में चले जाते हैं, वो चैनल ओपन होता है। और जब तक पूरा वाइब्रेशन पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होता, तब तक वो चैनल चालू रहेगा।
और जैसे ही पूरा वाइब्रेशन खत्म हो गया, ये चैनल क्लोज होता है। हमने पहले भी देखा कि जब सोडियम चैनल अंदर आएगा तब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब पोटेशियम चैनल बाहर जाएगा तब रिलैक्सेशन होगा। जब सोडियम चैनल सेल्स के अंदर आएंगे, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में जब कोई चीजें सोडियम चैनल ओपन होगा, तो सोडियम बेसमेंट से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में जब जाएगा देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन। तो पूरा कॉन्ट्रैक्शन जैसा हो गया, तब रिलैक्सेशन की प्रोसीजर जब शुरू होगी, वहां पे एक वोल्टेज क्रिएट होता है, अराउंड 60 मिली वोल्ट या उस प्रकार का एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। ये एक्शन पोटेंशियल ऊपर 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 हो जाता है, उतने ही मात्रा में वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो सोडियम चैनल ट्रांसफर होगा, पूरी तरह अच्छी तरह से वो साउंड ट्रांसफर होगा। अब ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को कॉक्लियर नर्व और इसके ब्रांचेस है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को, ठीक है। ब्रांचेस माने अगेन एक्सॉन्स है, एक्सॉन्स ऑफ वेस्टिबुलर नर्व, एक्सॉन्स ऑफ कॉक्लियर नर्व। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सिर्फ वेस्टिबुल तक नहीं है, पूरे कॉक्लिया में भी है, पूरे कॉक्लिया में है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो पूरे कॉक्लिया में जितना बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको ही ऊपर अटैच टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी है, और उस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को कॉक्लियर नर्व भी अटैच, उसके एक्सॉन्स भी अटैच है। तो शब्द की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा मात्रा में कभी कभी रहती है कि हम इतना लाउड आवाज सुनते हैं, लेकिन तभी भी हमारे कान में से खून नहीं आता या कोई बड़ी चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो वेवलेंथ हर एक जगह से ट्रैवल होते होते जाते हैं। इट गेट बम्बार्ड ऑन एक्सटर्नल ऑडिटरी। अब हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी क्या ना ऐसा सीधा है क्या कि आओ भाई आवाज सीधा जाओ ना, वो यस शेप में है, इट इज इन अ यस शेप। तो आवाज जब पहला जाएगा तो इट विल बम्बार्ड ऑन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का वॉल पे, एंटीरियर वॉल पे जाएगा, फिर पोस्टीरियर वॉल पे अटैच बम्बार्ड होगा, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत जोर से वाइब्रेट होगी। इतने जोर से वाइब्रेट होने के बाद उसको जो मैलियस, इनकस, स्टेपिडियस अटैच है, ये उसका इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि यस आप आए हो बहुत जोर से, लेकिन उसका एक मेंटेनिंग वॉल्यूम का परसेंटेज है, वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा बाय मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम टू ऑडिटरी कैनाल। ज्यादा प्रेशर रहेगा तो कान में से वो प्रेशर को मेंटेन करेगा, और ये वेवलेंथ ओवर विंडो से, एक विंडो है ना, उस विंडो से ये जाएगा कॉक्लियर के अंदर। कॉक्लियर में जैसे ही आवाज गई, ये राउंडेड फॉर्म में शंख के अंदर घूमेगा, और उधर भी उसको राउंड घूमना है आवाज को। तो वो राउंड जब घूमेगा तो हर बार वो एंटीरियर, लैटरल, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द कॉक्लिया को बम्बार्ड करते हुए, टच करते हुए, उसके ऊपर गिरते हुए उसकी इंटेंसिटी स्लोली 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 कम होते जाती है। और हर बार जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है कॉक्लिया के, उसके हर एक सिलिया को ये वाइब्रेट करते हुए, जितना वाइब्रेशन होगा उतना टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे ही आवाज कम हुआ वैसा रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा। जैसा रिलैक्सेशन स्टार्ट हुआ, पोटेशियम आयन बाहर जाएगा, और ये फॉर्मेशन से वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व को कोडिंग फॉर्मेशन में, अब ये कोडिंग फॉर्मेशन के लिए भी एसिटिलकोलिन एक केमोरिसेप्टर्स है, ये जो एंजाइम्स हैं, ये इस वेव्स के को कोडिंग फॉर्मेशन में सेरिब्रम तक लेके जाने वाला है। यहां तक हियरिंग का प्रोसेस हुआ, ठीक है। अभी ये वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व या जो ऑडिटरी नर्व है, ये ऑडिटरी नर्व का ब्रेन तक का जो प्रवास है, ये भी आयुर्वेद में आत्मज्ञान में बताया गया है।
डायरेक्टली तो नहीं जाएगा वो ब्रेन में। वो किस प्रकार जाएगा ब्रेन में? वेस्टिबुल में ये जो मैंने अभी आपको बोला कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ये पूरा संच उसको ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहते हैं। ठीक है, इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व अटैच होती है। ठीक है, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी वेस्टिबुल्स में भी है और कॉक्लिया में भी है। ठीक है, लेकिन जितनी इंटेंसिटी वेस्टिबुल्स में रहती है उतनी कम मात्रा में कॉक्लिया में रहती है। क्योंकि कॉक्लिया का प्रॉब्लम क्या है मालूम? जब आदमी खड़ा होता है तब वो कॉक्लिया लाई डाउन होता है, मूवमेंट में रहता है, और जब आदमी सोता है तब कॉक्लिया खड़ा हो जाता है, उसका मूवमेंट खड़ा हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट है कॉक्लिया का, द मूवमेंट ऑफ स्टैंडिंग एंड लाइंग डाउन अपोजिट टू द पोजिशनल ऑफ द बॉडी, इट मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्रेन एंड हेल्प्स टू सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या है? कि बॉडी का पोस्चर को सीधा रखना, बॉडी के ब्रेन के इक्विलिब्रियम को सीधा रखना, ये उसका काम है। मतलब अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक सीधे लाइन में आप चलो, अभी जिनको कॉक्लियर में कोई इंफेक्शन है या वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जिनकी वीक है, उनको स्ट्रेट लाइन में चलने को बोलो, वो चल नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं? उनको स्ट्रेट लाइन में अगर आप चलने को कहेंगे तो वो चल नहीं पाएंगे। उसमें एक मेथड है, आप जनरल प्रैक्टिस में वो आप जरूर कीजिए। कौन सा? रोटेशनल हेड मेथड। पेशेंट को लाई डाउन करो, सुलाओ, पेशेंट को लाई डाउन करो, उसको पूरी तरह से उसका नेक को राइट साइड में घुमाओ। नवीन आहे त्याच्यावरच ना तिथे डाग पडले। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने माइक बंद करके रखो। तो जब वो पूरा रोटेशन ऑफ हेड होता है, आंख बंद करना है, ठीक है? और जैसे ही वो सीधा होने के बाद आंखों को खोलेगा ना, उसके जो ये प्यूपिल्स है ना, ये वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशन ऑफ प्यूपिल्स होना शुरू हो जाता है ये जो, हाँ। और ये कब होता है मतलब, ये टॉक्सिमिया में भी होता है। मतलब अगर कोई आदमी ज्यादा ड्रंक रहता है ना, शराब ज्यादा पीता है ना, तब भी उसका ये जो आंखें है ना, वो ज्यादा वाइब्रेट होती है। या उसको निस्टैग्मस भी कहते हैं। ये शराब पीने के बाद ज़्यादा होता है क्या, एक साइड में ज़्यादा आँखों को आँखें चली जाती है और वाइब्रेट होती है। ये कॉक्लियर इन्फेक्शन में होता है। दूसरी बात, पेशेंट जब सोया हुआ है और सो के जब बैठता है तो उसको चक्कर आता है। इट इज अगेन वन ऑफ द कॉक्लियर इन्फेक्शन। या वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व में कुछ वीकनेस रहेगा, या वहाँ पे कुछ इंटेंसिटी में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, या वॉल्यूम जो ब्रेन से जो सिग्नल आ रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा, तो यह। लेकिन वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व का ब्रेन तक का जो प्रवास है, ये जो ट्रैवल है, ये किस प्रकार है? ये डायरेक्टली ब्रेन में नहीं जाता है। मैंने पहले भी बोला था कि आंखों के सेंटर पीछे है, 17 और 18 नंबर सेरिब्रम में जो नंबर्स दिए हैं उसमें। लेकिन कान का नंबर किधर है? कान किधर है? कान के जो नंबर है ये टेम्पोरल पार्ट में है। 41, 42 ये उसका प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है। 41, 42 हर एक ज्ञानेंद्रियों का सेंसरी एरिया है और मोटार एरिया है। हर एक ज्ञानेंद्रियों का, आंखों का, त्वचा का, नाक का, कान का, एक सेंसरी एरिया है और एक मोटार एरिया है। सेंसरी एरिया में ऑफ कोर्स क्या रहेगा
कि ये जो आवाज वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व ऑडिटरी नर्व से आई है, ये पहले जाएगी मेडुला ऑब्लोंगेटा में, पीछे बाजू में। पहले कहा जाएगी मेडुला ऑब्लोंगेटा में, वहां पे सेंटर से, वहां पे सेंटर से ये जो एट क्रैनियल नर्व जो है वहां से जाएगी मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो वहां से वो ट्रैवल करेगी मिड ब्रेन में, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में सुपीरियर कैलकुलस, इंफीरियर कैलकुलस जैसे सेंटर्स में इनका एब्जॉर्प्शन होता है। क्या सिग्नल लाया है कोडिंग में? अभी ये कोडिंग में सिग्नल लाने के लिए भी एसिटिलकोलिन, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ये सारे रिसेप्टर्स जो सिनेप्टिक रिसेप्टर्स है, हर एक नर्व एंडिंग के जो सिनेप्सिस होते हैं, चौकी, एक चौकी से दूसरे चौकी में, वहां पे इसका ट्रांसफर होता है और वहां से वो चला जाता है हाइपोथैलेमस में, थैलेमस में। वहां पे जेनिकुलेट, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है, और थैलेमस में वहां पे एनालाइजिंग होता है कि ये जो आवाज आपने सुना है ये सचिन की है, किसी आदमी की आवाज है, प्राणी की आवाज है, या किसी पंछी की है, लड़की की है, औरत की है, किसकी आवाज है, इसका एनालाइजिंग होना शुरू हो जाता है। ये कैसे एनालाइजिंग होगा? अगर आपके ब्रेन में वो पहले से स्टोर होगा तो उसका एनालाइजिंग होगा। मतलब पहले कभी आपने सचिन की आवाज सुनी होगी तो वो ब्रेन में यही इमोशनल सेंटर्स, थैलेमस जो है, मेमोरी ग्लैंड्स है, थैलेमस है, एमिलगाडा है, ठीक है, यहां पे इसका स्टोरेज होता है। अभी स्टोरेज के भी प्रकार है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, इंटरमीडिएट स्टोरेज। सिर्फ काम का स्टोरेज, मतलब मैंने आपको एक फोन नंबर बताया, एक ही बार बताया, और एक बार में आपने वो फोन नंबर सुनने के बाद आपको 4-5 नंबर याद आते हैं और कुछ नंबर याद नहीं आते हैं। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म हो गया, थोड़ी देर के लिए भी आपको ध्यान में नहीं रहता। लेकिन मैंने आपको कुछ नंबर ऐसे इस प्रकार से बताए, काम करते वक्त किसी स्टोरी में आपको बताए, या कुछ काम करने के हिसाब से मैंने आपको बोले कि ये नंबर ध्यान रखो, 524 नंबर की बस से कोई आने वाला है और 327 नंबर में कोई यूएस का प्रेसिडेंट आने वाला है। तो अभी मैंने आपको 2 नंबर बताए, वो नंबर कौन से थे? एक था 524 और दूसरा था 327। तो ये नंबर आपको तुरंत ध्यान में आए क्योंकि आपको मैंने किसी एक स्टोरी के इसमें ये बताए। ये काम के लिए हम उस चीज को 3 महीना तक याद रखते हैं। ये याद रखने वाला काम होता है स्टोरेज एरिया, हाइपोथैलेमस के, थैलेमस के एरिया में। और वहां पे ईयरिंग में जो आवाज गई है वो वहां पे कलेक्ट होता है और वहां से जाता है सेरिब्रम में, एसोसिएट एरिया ऑफ ऑडिटरी, एसोसिएट एरिया नंबर 22 और प्राइमरी ऑडिटरी एरिया नंबर 41 और 42 बराबर कान के ऊपर। वहां पे ज्ञान ग्रहण होगा, उसके बारे में एनालाइजिंग होगा, ये किसका आवाज है, कितने वॉल्यूम में आया है, कहां से आया है, और उसके बारे में ज्ञान फिर से मोटार नर्व से, जो प्राइमरी मोटार एरिया है ना, प्राइमरी मोटार एरिया से वो फिर ब्रेन के पास जाएगा, फिर मेडुला में जाएगा, मिड ब्रेन में जाएगा, फिर कान में आएगा, वेस्टिबुलर में जाएगा, और वहां पे ज्ञान प्राप्ति होगी कि आपको समझ में आएगा कि हाँ यह आवाज इसका है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे एक्सटर्नल ईयर में प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से मुझे सुनाई नहीं दे रहा है?
मेरे मिडल ईयर में प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्या मेरे इनर ईयर में प्रॉब्लम है, और जनरल एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट मेरे पास आके सामने बैठा है। पेशेंट का यही कहना है कि कुछ दिनों से मुझे इस कान से कम सुनाई दे रहा है। तो पहले तो पेशेंट को देखने से पहले आपको एक अच्छा पोजीशन रखो, आपके एक हाथ दूर, एक हाथ इतने इतने अंतर में पेशेंट चाहिए। उसको कंफर्टेबली सीट को, उसका पहला कंसर्न लो कि मैं आपके कान को देख रहा हूं विथ इंस्ट्रूमेंट, विथ फुल ऑफ लाइट, विथ इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको कान को देखने की कोशिश कर रहा हूं, आपको टच करने की कोशिश कर रहा हूं, आपके कान को टच करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें आपको ज्यादा दर्द हो भी सकता है, या इंस्ट्रूमेंट यूज करने के समय में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, बिकॉज विदाउट एग्जामिनेशन हाउ कुड आई डायग्नोस्ड व्हाट, उसको क्या हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही ऊपर वाली पिन्ना को आप खींचेंगे, अगर दर्द हुआ तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कुछ तो तकलीफ है। ये ज्यादातर के बच्चों में हमको देखने के लिए अच्छा है, क्योंकि बच्चा तो कुछ बताता नहीं। छोटे बच्चों में कान में दर्द होता है, तो उसका जैसा ही आपने ये ऊपर वाला पिन्ना खींचा और उसको दर्द हुआ, तो उसके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में इंफेक्शन है। और जैसे उसके लोअर पिन्ना को आपने खींचा और उसको दर्द हुआ, तो उसके मिडल ईयर में प्रॉब्लम है। खींचने की भी जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा टच भी करेंगे ना तो उसको दर्द होना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसको मिडल ईयर में प्रॉब्लम है। ये हम देख सकते हैं, ये हम जनरल एग्जामिनेशन से बता सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से कभी भी ये लोग जो ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं कान को साफ करने के लिए, वो कंप्लीटली गलत है। नेवर एवर यूज ईयरबड्स टू क्लीन द कर्णगुदा। पहली बात तो यह है कि हर एक व्यक्ति का, छोटे से लेके बड़े का, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का जो डायमीटर है वो अलग अलग है। तो एक ही साइज का जो ईयर वैक्स का जो बर्ड्स है, ईयरबड्स, वो एक ही साइज का हर व्यक्ति को यूज नहीं होता। दूसरी बात ध्यान से सुनो, ईयर वैक्स निकालने की जो मेथड वो अंदर से बाहर की तरफ नहीं है, बाहर से अंदर की तरफ निकालने जैसा है। किस प्रकार निकालते हैं उसको, कि बाहर से अंदर की तरफ हम उसको इस प्रकार से निकालते हैं। व्हेन यू हैव अ स्कूप, जो ईयर कैनल को देखने वाला जो स्कूप होता है, उससे हम उसको ऐसे उत्खनन जैसा बाहर से अंदर की तरफ उसको ऐसे ऐसे निकालते हैं, एंड देन बाय फोर्सेप, अ माइनर फोर्सेप से हम उसको निकाल लेते हैं। अभी आप बताओ, ईयरबड जो है हम उसको घुमाएंगे, ये घुमाने से वो गुद और अंदर जाता है, और दूसरा और आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बंद कर देता है, तो कान में। और दूसरी बात, कर्णगुदा ये एक बीमारी है। जब आपका मल साफ नहीं होता है, जब आपका पेट का जो पुरुष मल है या मूत्र मल है वो अगर सही तरीके से साफ नहीं हुआ, तो शरीर के अंदर क्लेद की उत्पत्ति ज्यादा होती है। अत्यधिक क्लेद वाले पेशेंट कौन से हैं, कि जिनके शरीर में अत्यधिक क्लेद है, अत्यधिक कफ है। कौन से पेशेंट है? हाँ, कौन से पेशेंट है जिनके शरीर में अत्यधिक क्लेद है? थायराइड वाले, प्रमेय वाले लोगों को नखून जो है ना वो बहुत ज्यादा आते हैं, दांतों में पीलापन ज्यादा आता है, फॉल स्मेल ऑफ मुंह में ज्यादा आता है, कान में कर्णगुद ज्यादा आता है, डैंड्रफ ज्यादा आता है। क्यों? अत्यधिक क्लेद है।
एक्जिला में, ग्रॉइन में पसीना ज्यादा आता है, थोड़ा चलेंगे भी तो पसीना ज्यादा आता है। क्यों? तो कर्ण में जो गुद उत्पन्न होना है वो एक कफ का ही एक प्रकार है। तो कफ का प्रकार है तो उसको निकालने के लिए बर्ड्स की जगह पे आपको हल्का सा स्नेहन, हल्का सा स्वेदन, हल्का सा स्नेहन, हल्का सा स्वेदन, क्योंकि वो एक वैक्स है, उसको हल्का सा आप स्वेदन देंगे तो वो पिघल जाएगा और पिघलने के बाद वो पानी की तरह बाहर आ जाता है। पानी की तरह बूंद बूंद में अगर आपने वो हल्का सा स्वेदन दिया, ठीक है, स्नेहन किया कान के अपर पिना के और पीछे जो मैस्टॉइड पार्ट है, इस मैस्टॉइड के पार्ट को थोड़ा सा आपने किया तो वो मिडल ईयर में से लेके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल में स्वेदन मिलता है, हल्का सा एक टेम्परेचर क्रिएट होता है। उस टेम्परेचर से अभी ये जो स्वेदन है ये डायरेक्ट आपको नाड़ी स्वेद नहीं देना है, कान को नाड़ी स्वेद कभी नहीं देते। गरम कपड़े से, हल्का सा गरम कपड़े से, पहला तेल से तो मसाज करो और फिर गरम कपड़े से उसको स्वेदन दिया जाता है जिससे वो पिघल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया उसकी फिजियोलॉजी के बारे में। और बात करते करते तो वल्सलवा टेस्ट के बारे में भी बात किया, लेकिन कर्ण बाधिर्य में ओपीडी के बेस में हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं। 512 का ट्यूनिंग फॉग मिलता है, ट्यूनिंग फॉग समझते हैं? ठीक है, ये ट्यूनिंग फॉग पेशेंट को पहले एक हाथ अंतर अपने सामने रखो, ठीक है। पहले तो आयुर्वेद में कुछ विस्पर करने को कहा है कि ये विस्पर वाली आवाजें वो नॉर्मल हियरिंग से सुन सकता है क्या, तो उसके पीछे जाओ, पीछे, आगे नहीं, पीछे, और उसके पीछे जाके उसको ये आवाजें कुछ विस्पर करो, कुछ नंबर विस्पर करो, जो लैंग्वेज उसको मालूम रहेगी वो उसको सुनाई दे रही है क्या। तो विस्पर ऑफ साउंड्स भी होता है, उसमें लार्ज, मीडियम, स्लो और स्लो ऐसे आवाज में विस्पर करो, ठीक है। अभी दोस्त वगैरह रहेगा तो गाली गलौज मत दो, ठीक है। तो ये अगर उसको सुनाई दिया तो आपको एक तो अंदाजा आ जाता है कि उसके राइट ईयर में प्रॉब्लम है या लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम है, तो इससे उसको थोड़ा कम सुनाई दे रहा है क्या, इससे उसको थोड़ा ज्यादा सुनाई दे रहा है, ठीक है। ये हुआ प्राइमरी टेस्ट। सेकेंडरी में उसको क्या बोलते हैं, उसको रेनिस टेस्ट बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉग वाला। ये ट्यूनिंग फॉग को आप अपने नी के ऊपर मारो या हाथ के ऊपर मारो, तो ये जैसे ही वाइब्रेट होगा, ये जैसे ही वाइब्रेट होगा, ये पहले कान के ऊपर पिना के पास में उसको रखो, ठीक है। अभी ऑफ कोर्स उसको ये सुनाई देगा कि नहीं देगा, सुनाई देगा कि नहीं देगा, देगा। और एक या 2 मिनट के बाद उसका वाइब्रेशन थोड़ा कम होगा, फिर मेस्टॉइड के पास जगह पे, यहां पे उसका क्या रखना है, उसका जो बेस है ना, ट्यूनिंग फॉग का बेस, ये मेस्टॉइड के पास रखना है और उसको पूछना है सुनाई दे रहा है आपको, वो बोलेगा हाँ सुनाई दे रहा है। तो अगर नॉर्मल हियरिंग है, क्या, तो नॉर्मल हियरिंग है तो जो बाहर का क्या बोलते हैं उसको, एयर कंडक्शन, बाहर से जो हम आवाज जो आ रही है ना, इसको एयर कंडक्शन। तो ये एयर कंडक्शन साउंड बोन कंडक्शन साउंड से ज्यादा होगा। ट्यूनिंग फॉग को मैंने बजाया, कान के पास रखा, उसको पूछा आवाज आ रही है, वो बोला आ रही है। आपको ये वाइब्रेशन सुनाई दे रहा है, वो बोला हाँ सुनाई दे रहा है। देन मैंने उसी समय उसको पीछे मैस्टॉइड में रखा और उसको मैंने पूछा वाइब्रेशन सुनाई दे रहा है, वो बोला हाँ। और अगर मैंने उसको पूछा कि पहले वाला जो साउंड था वो दूसरे वाले साउंड से अच्छा है, वो बोला हाँ, पहला साउंड मुझे अच्छा सुनाई दिया और दूसरा वाला साउंड मुझे कम सुनाई दिया, यानी कि एयर कंडक्शन इज बेटर देन द
बोन कंडक्शन मीन्स हियरिंग इज गुड, हियरिंग इज गुड। यही मैंने सेम मेथड किया, ट्विंच किया, कान के पास रखा, फिर मैंने मेस्टॉइड के पास रखा और मैंने उसको पूछा विच साउंड इज बेटर, यहां वाला साउंड अच्छा सुनाई दे रहा है या बाहर वाला साउंड। उसने अगर कहा कि मुझे सेकेंड वाला साउंड, मुझे एयर पहले वाले साउंड से अच्छा सुनाई दिया, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ बाधिर्य, देयर इज अ डेफनेस। ये रेनिस टेस्ट से आपको पता चलता है। उसके बाद एक और टेस्ट है, उसका वेबर टेस्ट बोलते हैं। आप पेशेंट को सीधा रखो, उसी प्रकार से ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करो और बराबर भ्रू मध्य के पास ट्यूनिंग फॉर्क को रखो, ठीक है। तो बराबर बीच में ट्यूनिंग फॉर्क को रखने के बाद जिस कान में प्रॉब्लम है उस कान में उसको अच्छा सुनाई देगा, जिस कान में उसे प्रॉब्लम है उस कान में उसको अच्छा सुनाई देगा। दैट इज कॉल्ड वेबर टेस्ट। लेकिन उसके पहले आपको यह मालूम पड़ेगा कि रेनिस टेस्ट में कौन से कान में मतलब बाधिर्य है या नहीं है, यह पहला तो आपको कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद वेबर टेस्ट से आपको यह पता चलेगा कि कौन से कान में बाधिर्य है। समझ में आया? ये जनरल एग्जामिनेशन है, हम अपने ओपीडी लेवल पे इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे हमें करने बाधिर्यता में पता चलता है। अभी आयुर्वेद में कर्ण रोग के बारे में जब हम बात करते हैं, कर्ण रोग के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें बाधिर्य, कर्णस्त्राव, कर्णशूल, कर्णनाद और भ्रम, ये 5 बीमारियां हम मोस्टली देखते हैं। आयुर्वेद में उसमें भी मतलब एक अलग ईयर फिजियोलॉजी और ईयर की पैथोफिजियोलॉजी और ईयर की ट्रीटमेंट आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट इन्होंने बताई हुई है और इन्होंने इसके ऊपर ट्रीटमेंट भी बताई गई है, ठीक है। अभी बाधिर्य को आप कभी कभी हम ज्यादा आवाज सुनने के बाद दर्द होता है, अत्यधिक लाउडली आवाज कंटिन्यू सुनने से कान में दर्द होने के कारण कम सुनाई देता है बाद में, जिसे हाइपरेस्थीसिया कहते हैं। और कभी कभी ये कान में जब हम कोई कॉर्ड डालते देखो तो एक कॉर्ड काम नहीं करता, कभी कभी तो आपको एक कॉर्ड से आवाज सुनाई देता है और एक कॉर्ड से आवाज सुनाई नहीं देता। यही बात बिना कॉर्ड की होती है, यही बातें बिना कॉर्ड की आपको एक कान से अच्छा सुनाई दे रहा है, एक कान से कम सुनाई दे रहा है। और ये जांचने के लिए भी, तो मेरे पास एक पेशेंट आया था ऐसा, हमेशा कंटिन्यू कान में ईयरबोड्स उसके कंटिन्यू रहते थे और उसका ये कहना था कि भाई सर मुझे ये लेफ्ट कान से ना कम सुनाई देता है। तो हमने वो रेनिस टेस्ट किया, ठीक है, वेबर भी किया, ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उसके ईयरबड को जब मैंने डाल के देखा तो वो लेफ्ट साइड वाला काम नहीं कर रहा था। आदमी इतना इसमें चला जाता है कि उसको ये समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। ये तो थोड़ा मजाक की बात हो गई, लेकिन इसको डिप्लेसिस या डिप्लेकसिस ऐसा कुछ कहते हैं कि जिसमें एक कान में ज्यादा सुनाई देता है और एक में कम सुनाई देता है। मोस्टली कर्णस्त्राव जो आयुर्वेद में बताया गया है, इसको हम अलग अलग प्रकार से कोरिलेट कर सकते हैं। जो मॉडर्न वालों ने अलग अलग नाम की जो बीमारियां रखी, जिसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी इन्फेक्शन होता है, या क्रॉनिक मिडल ईयर सप्रेशन है, या यूएस्टेशन ट्यूब से निकलने वाला सिक्रीशन है। हाँ, अभी पहली बात क्या है मालूम क्या? यूएस्टेशन ट्यूब जो है ना, ये कान में ओपन होती है, सॉरी
गले में ओपन होती है, उसमें म्यूकस ग्लैंड है। उसमें क्या है? म्यूकस ग्लैंड है। तो अगर वहां पे इंफेक्शन होने की शक्यता बहुत ज्यादा रहती है बिकॉज ऑफ म्यूकस सिक्रीशन थ्रू म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। लेकिन मिडल ईयर में म्यूकस ग्लैंड नहीं है, तो म्यूकस ग्लैंड मिडल ईयर में ना होने के कारण मिडल ईयर से सिक्रीशन होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो अगर सिक्रीशन कान से आ रहा है तो यूस्टेशन ट्यूब से ही, वहां के म्यूकस ग्लैंड से ही ये सिक्रीशन होगा। तो वो कभी पानी वाला रहेगा, कभी सफेद वाला पानी रहेगा, कभी पीला वाला पानी रहेगा, वो भी होता है। उसके बाद बहुत बार टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक छोटा सा होल हो जाता है। तो ईयोस्टैशियन ट्यूब से निकलने वाला सिक्रीशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बूंद 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 कान के बाहर आ जाता है। स्मॉल पिन होल, ठीक है। अब उसमें आयुर्वेद में कुछ दवाइयां उसके ऊपर बताई गई है, लेकिन उसमें इतनी मात्रा में स्टेरलाइजेशन करके कान में वो दवा छोड़ना, वो इतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन बिकॉज ऑफ अनस्टेरलाइजेशन ऑफ मेडिसिन, अच्छी तरह से स्टेरलाइज नहीं किया हुआ दवाइयां जब हम अंदर भेजते हैं तो उसमें और इन्फेक्शन हो जाता है। मोस्टली बच्चों में, बच्चा पैदा होने के बाद आयुर्वेद में कर्णपुरन के बारे में बताया गया है। लेकिन मैं हमेशा यह कहता हूं कि कान में डालने वाली जो दवा है, मतलब आयुर्वेद में कान में डालने के लिए जो बला तेल है या जो भी तेल बताए गए हैं, वो कंप्लीटली स्टेरलाइज करके 1 बूंद या 2 बूंद कान में डालना है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो मसाज करने वाली जो औरत है या दाई है, जो भी है, वो मसाज के लिए जो तेल यूज कर रही है वही तेल वो कान में डालती है, जिससे इन्फेक्शन और होता है। क्योंकि वो बदन का लगाने वाला तेल है, उसमें पसीना रहेगा और इन्फेक्शन रहेगा वही। या सपोज वो वही हाथ से वो हाथ में तेल, उंगलियां वो तेल में डुबा के कान में अगर वो डालेगी तो उससे इन्फेक्शन होगा। आयुर्वेद ये नहीं कहता है, पहली बात ये समझ के लो। आयुर्वेद ने कर्णपुरन के लिए स्टेरलाइज मेथड बताई गई है। उसी स्टेरलाइज मेथड से दवाई भी जो बताई गई है वो शीर सिद्ध पद्धति से तेल बनाने को कहा गया है। मतलब शतपाकी बला तेल, सहस्त्रपाकी बला तेल, ऐसे, या पंचवल्कल, या जो पंचशीर, मतलब जिनके पत्तों से शीर निकलता है, ऐसे पंच कषाय के जो पत्ते हैं, जैसे कि वड है, उदुम्बर है, ये कषाय रसात्मक है। पंचवल्कलादि शीर तैलम, पंचवल्कलादि शीर तैलम, पंच कषाय पत्र शीर तैलम, कषाय रसात्मक है। कषाय रस क्या करता है? स्तंभन करता है। ये स्तंभन के लिए अच्छा है। गोलियां भी कुछ बताई गई है, जैसे कि लक्ष्मी विलास नारदीय रस नाम की जो गोली है, वो कर्ण रोग के ऊपर, जो सर्दी खांसी से उत्पन्न होने वाला कर्णशूल या कर्णस्त्राव में उतना ही महत्वपूर्ण काम करता है। तो स्टेरलाइजेशन of the medicine, of Ayurvedic medicine which are going to use in ear are very important. फिर वो बच्चा हो या एडल्ट हो, नहीं तो फिर वो कान में डालो मत, ठीक है। भ्रम के बारे में, अभी कर्णस्त्राव हुआ, शूल हुआ, नाद भी हमने बात किया। वर्टिगो के बारे में ना, मैंने पहला बोला कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी वर्टिगो होता है, अम्ल पित्त में भी वर्टिगो होता है, पित्त की वृद्धि से, क्योंकि पित्तधरा कला और पित्तधरा कला का किससे आश्रय संबंध है?
पित्त धरा कला का किससे आश्रयाश्रय संबंध है? किससे आश्रयाश्रय संबंध है? इंटर डिपेंडेंट रिलेशन ऑफ पित्त दोषा ऑफ विच धातु? मज्जा धरा कला। किससे? मज्जा धरा कला। तो अगर पित्त की वृद्धि होगी तो मज्जा का क्षय होगा, चक्कर आएगा। आप धूप में ज्यादा खड़े रहो, आपको चक्कर आएगा, भ्रम आएगा। तो पित्त धरा कला इज को रिलेटेड विद पित्त धरा मज्जा धरा कला एंड पुरुष धरा कला का इंटरडिपेंडेंस किससे है? पुरुष धरा कला का किससे धातु, कौन से धातु से उसका इंटरडिपेंडेंस है? आश्रय संबंध किससे है? अस्थि धातु से। अस्थि धातु से। किससे है? अस्थि धातु से। तो अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है मॉडर्न के शब्द के हिसाब से, या अस्थि क्षय है, या अस्थि वृद्धि है, या अस्थि मज्जा क्षय है, तो उसके पुरुष में, मल में दुष्टि होगी। उसी प्रकार से अगर पित्त दोष में दुष्टि होती है तो मज्जा में अगर क्षय या उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? तो भ्रम में एक कारण है पित्त का, भ्रम में एक कारण है अस्थि धातु के क्षय का, भ्रम में एक और कारण है मज्जा क्षय होना। मतलब क्या होता है? जो सेरिब्रम है, समझो, सेरिब्रम के टेम्पोरल पार्ट में अगर किसी व्यक्ति को ट्यूमर है, सेरिब्रम के टेम्पोरल पार्ट में जहां पे ऑडिटरी एसोसिएट और प्राइमरी एरिया है ऑडिटरी का, वहां पे अगर किसी को ट्यूमर है या वहां उस साइड में सीएसएफ का प्रेशर ज्यादा है, सीएसएफ का प्रेशर कितना होता है? 150 ml समथिंग कुछ है, उससे अगर ज्यादा हुआ तो उसका सेरिब्रम का प्रेशर कान के ऊपर, कॉक्लिया के ऊपर आएगा, कॉक्लियर नर्व के ऊपर आएगा, जिससे क्या होगा? चक्कर आएगा। पेशेंट कांट स्टैंड, सोना छोड़ो, कंटिन्यू घूमता रहेगा, कंटिन्यू घूमता रहेगा। इस पार्ट में अगर ट्यूमर रहेगा तो समझो किसी व्यक्ति ने जहर, ये जो अभी खेतीबाड़ी में जो फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इन फर्टिलाइजरों को अगर कोई किसी ने पी लिया, पीना तो आसान है, वो निकालना इतना मुश्किल है कि जिस व्यक्ति ने अगर इसको एक बार देख लिया कि उसको कैसे निकालते हैं, वो जिंदगी भर कभी वो पिएगा नहीं। इसमें न्यूराइटिस होता है। क्या होता है? न्यूराइटिस होता है। इस न्यूराइटिस में ये जो सेमी सर्कुलर कैनल्स है, जो कॉक्लिया है, इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वहां की जो सीलिया है वो डैमेज हो जाती है। अरे सीलिया ही अगर डैमेज हो गई तो वेव्स का अब्जॉर्प्शन कैसे होगा? परमानेंट डिफनेस, कुछ नहीं कर सकते, मशीन लगा के भी फायदा नहीं, सीलिया ही नहीं है ना। आप समझ रहे क्या? या कभी कभी जो वेस्टिबुलर नर्व आ रही है या कॉक्लियर नर्व जा रही है, उसमें उसका जो कवरिंग रहेगा ना, जैसे लाइट की वायर आती है, उसके ऊपर कवरिंग होती है, माइलिन शीट होता है, वो माइलिन शीट डैमेज हो जाएगा। वो डैमेज होएगा तो न्यूरल का जो एंड है, एक्सॉन्स है, वो ओपन हो जाते हैं। इससे हाई वोल्टेज, मतलब कभी कभी ज्यादा सुनाई दे रहा है, कभी कभी अचानक से कम सुनाई देता है। ये सारे एब्नॉर्मेलिटी कानों में, बाधिर्यता में, वर्टिगो में दिखाई देते हैं। सिर्फ एक वर्टिन गोली लेने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। आयुर्वेद में ये वातज भ्रम है या कफज भ्रम है, या आपको सोचना है, या आपके मतलब आचार्यों ने
नाना करते करते 28 कर्ण रोग बताए हैं, 28 कर्ण रोग, और हर कर्ण रोग के ऊपर दवाई बताई गई है। ठीक है, तो इसके बारे में ये 28 कर्ण रोग में कर्णशूल 5 है, उसके बाद कर्णपाक, कर्णविद्रदी, ओके, ये पाक अवस्था की है, मतलब कर्ण की पुती अवस्था, उसमें पस फॉर्मेशन, कर्ण का पाक होना, या ये पिन्ना के ऊपर पाक अवस्था होना, पिन्ना में इंफ्लेमेशन होना, पिन्ना में कर्णिनी होना। कर्णिनी माने यहां पे कुछ नोड्यूल्स उत्पन्न होते हैं पिन्ना के ऊपर, ठीक है, या कर्ण की ये जो पाली है, इस पाली में पाक होना, इसमें इंफ्लेमेशन होना। बहुत बार देखो ना, कुछ औरतें ज्यादा करके जो पहनते हैं, बहुत हेवी पहनते हैं, उसके कारण ये इयरिंग्स, उसके कारण इसमें पाकावस्था होती है, और कभी कभी ये फिर ये टूट जाता है। उधर भी वो ज्वाइन करने के लिए लीच का इस्तेमाल कहा गया है, कि वहां की पाका अवस्था को लीच लगा के पहले कम करो, उसको फ्रेश ऊंड करो, और फ्रेश ऊंड करने के बाद उसको व्रणरोपण करो, क्योंकि पाका अवस्था में कंटिन्यू यहां से पाली से स्त्राव निकलता रहता है, और वो स्त्राव निकलने के कारण वो होल जो है ना, जो रहता है, वो पूरी तरह से वो ठीक ही नहीं होता। और बहुत बार क्या होता है कि इन फीमेल्स, उनको बाहर जाना रहता है तो उनको ये पहनना ही पड़ता है, कि वो अच्छा नहीं दिखता है इसके कारण वगैरह। ठीक है, तो कर्णपाक विद्रदी, कर्ण विद्रदी, ये अलग प्रकार, ये अलग व्याधियां बताई है। उसके बाद अर्श भी बताया गया है, अर्श भी बताया गया है, कानों में भी अर्श है। हमने आंखों में भी अर्श देखा, कानों में भी वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, अर्श। अर्श माने ऊंड कहो आप, एक कान में उत्पन्न होने वाले जो ऊंड्स है उसके बारे में। अर्बुद भी है, फोड़ा उत्पन्न होना, कान के अंदर ऑडिटरी कैनल में वो उत्पन्न होता है, कभी इंटरनल मिडल ईयर में उत्पन्न होता है, कभी यूस्टेशन ट्यूब में उत्पन्न होगा। तो ये वातज है, पित्तज है, कफज है, मेदोज है, मांसज है, कृमिज भी है। कभी कभी कानों में कृमि उत्पन्न होना, जिसके कारण पस फॉर्मेशन होना। फिर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसकी वजह से यूस्टेशन ट्यूब में उत्पन्न होने वाला पस सेपरेटिव सिक्रीशन वो कृमि में जाएगा। और कर्णशूल, कर्णशूल के भी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ऐसे प्रकार बताए गए हैं। कभी कभी आघातज, रक्तज कर्णशूल उत्पन्न होता है। आघात हो गया, मिडल ईयर पे लग गया, मैस्टोइड प्रोसेस पे लग गया, और कान में से, मुख में से खून आ जाता है, कान से खून बाहर आता है, यह आघातज कर्णशूल में जाता है। तो इस कर्णशूल, ये रोगों की चिकित्सा हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। मतलब कर्णशूल के ऊपर क्या ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है, बाधिर्य के ऊपर क्या ट्रीटमेंट, सिर्फ और सिर्फ बिल्व तेल ही नहीं है। हर बार बहुत सारी दवाइयां हैं, सिर्फ सारीवादी वटी बिल्व तेल, सारीवादी वटी बिल्व तेल, ऐसा नहीं है। बहुत सारी दवाइयां आचार्यों ने दोषों को और अवस्था को ध्यान में रख के बताई गई है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो और मस्त रहो।